प्यारे बच्चों, जैक और जेसीईआरटी ने ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन जारी कर दिया है और साथ ही विभिन्न जिलों द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जा रहा है। पिछले वर्ष पाकुड़ जिला ने प्रोजेक्ट प्रकाश के नाम पर मॉडल क्वेश्चन जारी किया था, जिससे बहुत सारे प्रश्न फाइनल एग्जाम में आए थे। और इस बार दुमका जिला ने बाजी मार ली है, सबसे पहले दीप प्रोजेक्ट के नाम से मॉडल क्वेश्चन जारी कर दिया है। कौन कौन विषय का मॉडल क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेंगे। साथ ही सभी के प्रश्नों को उत्तर आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलते रहेंगे। उपायुक्त महोदय दुमका द्वारा +2 शिक्षकों के सहयोग से मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। दुमका जिला में मॉडल क्वेश्चन पेपर दीप 2026 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 के लिए कौन कौन विषय का मॉडल क्वेश्चन जारी हुआ है, इसको हम लोग इसमें देख सकते हैं। अंग्रेजी कोर और इलेक्टिव का मिल जाएगा आपको, हिंदी कोर एवं इलेक्टिव का मिल जाएगा, संस्कृत मिल जाएगा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये मुख्य विषय का जारी किया गया है। साथ ही साइंस के विषय भी जारी कर दिए गए हैं। तो साइंस का विषय भी है, जिसको आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में जाकर DRGP82 लिखना है। फर्स्ट में जो साइट मिलेगा उसको क्लिक कीजिएगा, साइट खुलेगा, वहाँ फिर आपको DRGP82 पर ही क्लिक करना है और उसके बाद आपको जैक न्यूज में चले जाना है। जैक न्यूज में आपको वो मिल जाएगा, या फिर मैं इस मॉडल क्वेश्चन जो जारी हुआ है उसका सारा है सो PDF फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मॉडल क्वेश्चन जो है वो केवल क्वेश्चन जारी किया गया है, आंसर नहीं, लेकिन इसका आंसर आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। प्यारे बच्चों, दुमका जिला द्वारा दीप प्रोजेक्ट के तहत मॉडल क्वेश्चन जो जारी किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने भूगोल मॉडल सेट 1 के प्रश्नों के उत्तर को देख लिया था। यदि उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन पर या चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इतिहास सेट 1 के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। 4 सेट बनाए गए हैं प्रत्येक विषय के, जिसको हम लोग इस चैनल के माध्यम से समय समय पर देखते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला सेट का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या था? तो इसका है शहरी जीवन। दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत हिट क्वेश्चन है, भोगवा नदी के किनारे। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मुर्दों का टील्हा। मुर्दों का टील्हा बोले या मृतकों का टील्हा बोलिए। आगे है, महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? तो राजनीतिक नीतियां से। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत हिट क्वेश्चन है ये। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? यहाँ का नहीं होगा, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल बरूनी ने। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी हो जाएगा विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये आपका अजमेर हो जाएगा, दिल्ली लिखा हुआ अजमेर हो जाएगा। 11 का ए होगा अजमेर में। फिर है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु कानू ने। दामिन ने को का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संथाल परगना। फिर है, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वास्को डिगामा 1498 में कालीकट में पहुंचा था। भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो धार्मिक कारण। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? यहाँ जिया लिखा गया है, किसने दिया था?
सुभाष चंद्र बोस। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1942 ईस्वी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? 1930 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी। डॉक्टर A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। फिर है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 ईस्वी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो माउंटबेटन योजना। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तो रजमनामा। रजमनामा। फिर है गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का होता है मंदिर। मंदिर का जो द्वार होता है वो गोपुरम कहलाता है। यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख नगरों के नाम बताएं। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। महाजनपद क्या थे? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों मतलब आरंभिक राज का विकास प्रारंभ हुआ। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपद का जिक्र है, जिसमें 12 राजतंत्रीय और 4 गणतंत्रीय राज्य थे। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख सिद्धांतों के नाम बताइए। तो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो मोरक्को उत्तरी अफ्रीका का था। विजयनगर साम्राज्य की 2 विशेषताओं को बताएं। तो पहला है विशिष्ट मंदिर स्थापत्य कला और एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था। 1857 के विद्रोह के कोई 2 केंद्रों और उनके नेताओं के नाम बताएं। तो दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल सम्राट थे, ने दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। साथ ही कानपुर से थे आपके नाना साहेब, ये आपका कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। फिर है गांधी जी के किन्हीं 2 आंदोलनों के नाम लिखना है। तो असहयोग आंदोलन जो 1920 में चला और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो वे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान के मसौदे को तैयार करने में नेतृत्व प्रदान किया। अंबेडकर ने संविधान को इस प्रकार ढाला कि उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्श निहित हो, जो एक न्याय संगत और समरस समाज की स्थापना सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान भी संविधान में शामिल किए। यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है बच्चों। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो JCRT द्वारा निकाला गया क्वेश्चन बैंक से दिया गया है। तो क्वेश्चन बैंक को भी आप लोग पूरा रट लीजिएगा, उससे भी आपका बहुत क्वेश्चन लड़ेगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप जाकर क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता पतन के कई कारण थे, जो संयुक्त रूप से इस प्राचीन सभ्यता के विनाश का कारण बना। मुख्य कारणों में शामिल है, पहला पर्यावरणीय परिवर्तन। तो लंबे समय तक सूखे, जलवायु परिवर्तन और सरस्वती नदी का सूख जाना, जिससे जल संसाधनों में कमी आई और कृषि प्रभावित हुई। इससे भोजन और जल की कमी पैदा हुई और लोग पलायन करने लगे। दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं। तो बाढ़, भूकंप और जल प्रलयन से शहरों को नुकसान पहुंचा। सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन भी कुछ प्रमुख नगरों के पतन का कारण बना। आर्थिक और सामाजिक कारण, तो व्यापार नेटवर्क में गिरावट आई, जिससे आर्थिक समृद्धि में कमी आई। इसके साथ ही सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी भी इस सभ्यता के पतन में योगदान देने वाले कारकों में थी। फिर जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों का अभाव। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों की कमी हो गई और जीवन यापन कठिन हो गया। बाहरी आक्रमण, तो कुछ इतिहासकारों ने आक्रमणों की संभावना भी व्यक्त की है, लेकिन यह पर्याप्त प्रमाणित नहीं है। 40 है, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें। तो पहला है सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा, कभी हिंसा नहीं करना चाहिए। आस्तेय, कभी चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह न करे। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में रखना। 41 है, सूफीवाद की प्रमुख विशेषताओं को बताएं। तो पहला है
सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यमय मतलब मिस्टीरियस धार्मिक अभ्यास है जो ईश्वर के प्रति सच्चे और गहरे प्रेम पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से दिव्य प्रेम और ज्ञान की प्राप्ति है। दूसरा है सूफी संत आंतरिक पवित्रता और आत्मा की शुद्धि पर जोर देते हैं, जबकि रूढ़िवादी मुस्लिम अधिकतर बाहरी धार्मिक अनुष्ठानों और नियमों के पालन पर ध्यान देते हैं। सूफीवाद में भक्ति और प्रेम को ईश्वर तक पहुंचने का सर्वोच्च मार्ग माना जाता है। सूफीवाद में मुर्शिद या पीर मतलब गुरु को अत्यधिक महत्व दिया जाता था, जो मार्गदर्शन करते हैं और भक्तों को आध्यात्मिक दिशा प्रदान करते हैं। सूफी संत सादा जीवन जीते थे, जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव की निंदा करते थे और प्रेम, सामंजस्य एवं सहविषुणता का संदेश देते थे। फिर है सूफी पूजा में ध्यान, जाप, संगीत जैसे कव्वाली, नृत्य और जियारत मतलब मज़ारों पर जाना शामिल है, जो भक्तिमय आध्यात्मिक अनुभव उत्पन्न करते हैं। छठा है सूफीवाद ने विभिन्न रहस्यमय आदेशों के जरिए फैले, जैसे चिश्तिया, नक्शबंदिया, कादिरिया आदि, जो अलग अलग आध्यात्मिक रास्ते प्रदान करते हैं। सूफीवाद में 10 आध्यात्मिक चरणों का वर्णन है, जिसमें पश्चाताप, संयम, गरीबी, धैर्य, कृतज्ञता आदि शामिल है, जो भक्त को अलौकिक प्रेम की ओर ले जाते हैं। सूफी कुल मिलाकर प्रेम, सेवा, सहिष्णुता, सद्भावना और ईश्वर की खोज की दिशा में मानवता को प्रेरित करता है। इस प्रकार सूफीवाद धार्मिक आडंबर से ऊपर उठकर ईश्वर के सानिध्य और प्रेम को केंद्र में रखता है, जो इसे एक शांति, प्रेम और आध्यात्मिक अनुभव पर आधारित मार्ग बनाता है। 42 है विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक जीवन का वर्णन करें। तो विजयनगर साम्राज्य का सामाजिक जीवन बहुत ही विविध, जटिल और संगठित है। यह समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पर आधारित था, जो वैदिक परंपराओं से प्रभावित था। ब्राह्मण वर्ग धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों में लगा था और मंदिरों के पुजारी होते थे। क्षत्रिय वर्ग सैनिक और प्रशासनिक गतिविधियों में संलग्न रहा, जबकि वैश्य व्यापार और कृषि में सक्रिय थे। शूद्र वर्ग मुख्यतः शारीरिक श्रम और सेवा कार्य करता था। धार्मिक सहिष्णुता विजयनगर साम्राज्य का विशेष गुण था। शासक वैष्णव मत को अपनाए थे, पर शैव, जैन, बौद्ध आदि अन्य धर्मों की सह अस्तित्व की अनुमति थी। मंदिरों का सामाजिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। ये न केवल पूजा के केंद्र थे, बल्कि आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे, जिनका प्रभाव विशाल था। देवदासी समाज में उच्च सम्मान प्राप्त थी और उनके पास भूदान व सेविकाएं होती थी। समाज में कई प्रचलित प्रथाएं थी, जैसे बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा। दहेज प्रथा भी व्यापक थी। महिलाओं का कुछ हद तक सम्मान था। वे कुछ क्षेत्रों में सक्रिय भी थे, जैसे कुश्ती, ज्योतिषी और लेखाशास्त्र। आम लोगों का जीवन सरल था और भोजन में बड़े प्रतिबंध नहीं थे। मांसाहार भी सामान्य था। विजयनगर के समाज में छुआछूत भी थी। कुछ समूहों को अप्रिय माना जाता था। गुलामी भी प्रचलित थी, जैसे कि कर्ज चुकाने में असमर्थ लोग ऋणदाता की संपत्ति बन जाते थे। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का सामाजिक जीवन धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक वर्ण व्यवस्था, सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक प्रथाओं के मिश्रण का परिचायक था, जिसने दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को विकसित किया। 43 से 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों पर प्रकाश डाले। तो 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों को आरंभिक सफलता तो मिली, परंतु शीघ्र ही वे पराजित होने लगे। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, कालापी और अन्य स्थानों पर अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया। दिसंबर 1858 तक विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया गया। इस तरह विद्रोह असफल हो गया, जिसके कारण इस प्रकार है। पहला है योग नेतृत्व का अभाव, विद्रोह मुगल बादशाह। तो बहादुर शाह के नेतृत्व में हुआ, परंतु इसमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी। मतलब विद्रोह जो हुआ था मुगल बादशाह बहादुर शाह के नेतृत्व में हुआ था, परंतु उसमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी। विद्रोह के अन्य नेताओं में भी आपसी तालमेल नहीं था। वे एक साथ योजना बनाकर युद्ध नहीं करते थे तथा उनमें कुशल सेनापति के गुणों का अभाव था, अतः वे अंग्रेज सेनापतियों का सामना नहीं कर सकते। दूसरा है समय से पूर्व विद्रोह का आरंभ। तो बिना किसी निश्चित योजना के निर्धारित समय के पूर्व ही विद्रोह शुरू हो गया।
इससे विद्रोह योजनाबद्ध रूप से नहीं हो सका। एक अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा है कि यदि पूर्व निश्चित के अनुसार 1 तारीख को सारे भारत में संविधानिकता का युद्ध शुरू होता तो भारत भी एक भी अंग्रेज जीवित न बचता। फिर है विद्रोह का अनुपयुक्त समय। तो विद्रोह का समय क्रांतिकारियों के लिए अनुपयुक्त था। उस समय तक लगभग पूरा भारत अंग्रेजी सत्ता के अधीन हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों भी अंग्रेजों के अनुकूल थी, अतः अंग्रेजों ने अपनी सारी शक्ति विद्रोह के दमन में लगा दी। फिर है विद्रोह का निश्चित उद्देश्य नहीं। तो विद्रोह में भाग लेने वाले नायकों का एक समान उद्देश्य नहीं था। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए वे इसमें भाग ले रहे थे। यह निश्चित नहीं किया गया था कि क्रांति की सफलता के बाद क्या व्यवस्था होगी, अतः विद्रोही पूरे मनोयोग से विद्रोह में भाग नहीं ले सके। फिर है संगठन योजना का अभाव। तो विद्रोहियों में संगठनात्मक दुर्बलता थी। विभिन्न क्षेत्रों के क्रांतिकारी एवं उसके नेता अपनी अपनी योजना अनुसार अलग अलग कार्य करते थे। इसके विपरीत अंग्रेजों ने योजनाबद्ध रूप से विद्रोह का दमन किया। फिर है विद्रोहियों के सीमित साधन। तो अंग्रेजों की तुलना में विद्रोहियों के साधन अत्यंत सीमित थे। उनके पास पर्याप्त धन, रसद, गोला बारूद और प्रशिक्षित सैनिकों का सर्वथा अभाव था। उनके पास आवागमन के साधनों एवं गुप्तचर व्यवस्था का भी अभाव था। फिर है विद्रोह का सीमित स्वरूप। विद्रोह के स्थानीय एवं सीमित स्वरूप ने भी इसकी विफलता में योगदान दिया। क्रांति का केंद्र बिंदु उत्तरी और मध्य भारत के कुछ भाग ही थे। बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा, पश्चिम और दक्षिण भारत में इसका व्यापक प्रभाव नहीं था। दिल्ली को केंद्र बनाने से विद्रोह उतना ही अधिक नहीं फैल सका जितना फैल सकता था। फलतः विद्रोहों की अत्यधिक स्थानबद्ध प्रकृति के कारण अंग्रेज उनसे एक एक करके निपटने में कामयाब रहे। 44 से भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी या नोट्स लिखें। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन का अपना अलग महत्व है। इसे इतिहास में अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। 1857 ईस्वी के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों द्वारा किया गया यह दूसरा सशक्त आंदोलन था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव की असफलता से भारतीयों में निराशा और हतोत्साह का वातावरण व्याप्त था। फलतः देश में निष्क्रियता आ गई। वह जनता भी जापानी हमलों की ओर से उदासीन हो चली। अतः गांधी जी ने भारतीय जनता को इस निराशा के माहौल से निकालने के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी ने बम्बई में अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव भारत छोड़ो रखा तथा कांग्रेस कार्य समिति ने इसे पास कर दिया। इस बैठक में गांधी जी ने अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया, लेकिन गांधी जी ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि यह लड़ाई खुली और विशुद्ध अहिंसात्मक होगी। लेकिन सरकार इस आंदोलन को कुचलने की योजना बहुत पहले ही बना चुकी थी। सरकार से किसी प्रकार की वार्ता के पूर्व 9 अगस्त की सुबह ही गांधी जी व कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस एक अवैध संस्था घोषित कर दी गई और इसके स्थानीय एवं राष्ट्रीय सभी नेताओं को पकड़ना प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप बड़ी भयंकर प्रतिक्रिया हुई। सारा देश विद्रोह की अग्नि में जलने लगा। नेता विहीन जनता ने भी हिंसा का रुख अख्तियार कर लिया। जनता ने अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए प्रदर्शन, जुलूस, सभा एवं हड़ताल का सहारा लिया। जब इस शांतिपूर्ण विद्रोह को लाठी और गोली के द्वारा बेरहमी से कुचला गया तो आंदोलन हिंसात्मक हो गया। क्रोधित जनता ने रेलवे लाइनों को उखाड़ फेंका, टेलीफोन और टेलीग्राम के तार तोड़ दिए गए तथा थानों, डाकघरों एवं अन्य सरकारी भवनों में आग लगा दी गई। ब्रिटिश सरकार ने भी इस आंदोलन का जवाब क्रूरता एवं दमन से दिया। कई स्थानों पर मशीन गनों और कहीं कहीं हवाई जहाज से गोलियां बरसाई गई। विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों में सामूहिक जुर्माना किया गया। लगभग 1000 व्यक्ति गोली से मार दिए गए तथा 60,000 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए। इस प्रकार इस विद्रोह को दबाने में ब्रिटिश सरकार ने कठोर दमनकारी नीति का सहारा लिया। 1942 के अंत तक यह विद्रोह दबा दिया गया। 45 है संविधान सभा के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख करें। तो संविधान सभा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना। दूसरा, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, पूजा, व्यवसाय की स्वतंत्रता तथा अवसर की समानता सुनिश्चित करना। तीसरा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुत्व बढ़ाना।
चौथा, अल्पसंख्यकों को पिछड़े, आदिवासी, दलित और अन्य वंचित वर्गों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। पांचवा है, संविधान के माध्यम से लोगों को कानून के समझ समानता दिलाना और व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना। छठा है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सुनिश्चित करना। सातवां, विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए योगदान करना। यह उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसके दर्शन का आधार है। 46 है, अस्थायी बंदोबस्त के क्या प्रभाव थे। तो अस्थायी बंदोबस्त भूमि राजस्व से जुड़ी एक प्रणाली थी। यह प्रणाली साल 1793 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। इसे जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। प्रभाव इसका है, यह प्रणाली के तहत जमींदारों को जमीन का स्वामी माना गया। दूसरा, जमींदारों को जमीन का उत्तराधिकार वंशानुगत रूप से मिला। तीसरा, जमींदारों को जमीन बेचने या हस्तांतरित करने का अधिकार था। चौथा, जमींदारों को काश्तकारों को पट्टा देना होता था। इस पट्टे में जमीन का क्षेत्रफल और किराया लिखा होता था। पांचवा, जमींदारों को एक निश्चित राशि का राजस्व चुकाना होता था। यह राशि जमींदार द्वारा वसूल किए गए कुल राजस्व का 10/11वां हिस्सा था। फिर है, जमींदारों को यह वादा किया गया था कि भविष्य में इस राजस्व में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। और लास्ट पॉइंट है, अगर जमींदार निर्धारित राशि का भुगतान नहीं करते तो उनकी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के सेट 1 के आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। चैनल पर बने रहें, मित्रों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।